क्या फेसबुक बीजेपी की तरफदारी करता है? यह सवाल कांग्रेस ने पूछा है। दरअसल एक अमेरिकी अखबार ने लिखा कि एक बीजेपी विधायक समेत कुछ बीजेपी नेताओं की नफरत फैलाने वाली फेसबुक पोस्ट को फेसबुक की एक वरिष्ठ अधिकारी के दखल के बाद नहीं हटाया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस देश को बांटने और फेक न्यूज के जरिए नफरत फैलाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित भी किया जाता है। बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और कैम्ब्रिज एनालिटिका की सांठगांठ का आरोप लगाया। इस बीच फेसबुक की इस वरिष्ठ अधिकारी ने धमकियां मिलने पर पुलिस में शिकायत की है। कांग्रेस पूरे मामले की जेपीसी से जांच की मांग कर रही है। आईटी मामलों की संसदीय समिति और दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने फेसबुक को तलब करने का फैसला किया है। उधर फेसबुक ने अपनी सफाई में एक बयान जारी किया। उसने कहा कि हम नफरत फैलाने व हिंसा को उकसाने वाले कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं। बिना किसी राजनीतिक पार्टी के हम अपनी इस नीति को वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं। वो क्या बिजनेस इंटरेस्ट है जो कि फेसबुक को और व्हाट्सएप को आगे देने के लिए ये एक तरीके से डील हो रही है कि आप हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान में माहौल खराब करें, घृणा का माहौल बनाए, पोलराइज करें, हमारे समाज को जाति और धर्म के आधार के ऊपर बांटें, जो कि बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा है। आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसके लिए एक जेपीसी को बिठाया जाना चाहिए और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात को इन्वेस्टिगेट करे। तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाड्रा परिवार है, बाकी सब कुछ खराब है। देखिए, जहां तक सांठगांठ का सवाल है और कंट्रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल से बाहर कांग्रेस जा रही है और उसका प्रलाप राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारे साथ आईटी मामलों के विशेषज्ञ जितेन जैन जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जितेन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मामला तो वैसे सियासी है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी दोहरी नीतियां क्यों होती हैं? ऐसा क्यों आरोप लगता है कि एक पार्टी के साथ वो रियायत करते नजर आते हैं, दूसरी पार्टी के साथ सख्ती करते नजर आते हैं? नहीं, देखिए, ये एक है ना बड़ा इशू बेस मतलब आपका परसेप्शन होता है। जैसे आपको याद होगा 1.5 साल पहले भाजपा वाले ट्विटर पे आरोप लगा रहे थे कि आप लोग एंटी बीजेपी हैं और जो एंटी राइट विंग सेंटिमेंट है उसको आप सेंसर करते हैं। उससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था भाजपा के ऊपर कि साहब ये सारे के सारे जो है बीजेपी के चीजें ज्यादा ट्रेंड होती हैं। एक जब बीजेपी का आरोप आया कि कांग्रेस कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर जो है फेसबुक पे इलेक्शन इन्फ्लुएंस करना चाहती थी। आज कांग्रेस बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो फेसबुक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति सॉफ्ट है। मगर आपको देखना होगा जो कोर है इसके पीछे, वो एक जो वहां पे वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो रिपोर्ट छपी है वो है। और उस पूरी रिपोर्ट का जो एक बेसिक जो मतलब एविडेंस जिसे कहा जा सकता है वो एक इंटरनल कम्युनिकेशन है। वो भी एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है जिसमें कहा जा रहा है एक पर्टिकुलर एमएलए का अकाउंट जिसने हेट स्पीच डाली, उसको खाली हेट स्पीच हटाया, उसके अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया। पर ये जो डी प्लेटफॉर्म करना जिसे कहा जाता है कि आप अकाउंट ही ब्लॉक कर दें, ये अक्रॉस मतलब ट्विटर के ऊपर हो, फेसबुक को, इंस्टाग्राम के ऊपर हो, कि कॉमन पॉलिसी है। नॉर्मली आप कंटेंट को हटाते हैं, अकाउंट को तब तक आप बंद नहीं करते, डी प्लेटफॉर्म नहीं करते जब तक वो बार बार इस तरह की हरकतें ना करे। मगर जो बड़ा मुद्दा है हेट स्पीच का, ये खासतौर से हिंदुस्तान और साउथ एशिया के अंदर, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। लेकिन जितन ऐसा लग रहा है जो आरोप लग रहा है सीधे सीधे कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में अगर आप काम करने का आरोप अगर आपके ऊपर लग रहा है कि आप एक पार्टी के जो नेता हैं उनके बयानों को आप बार बार जो है वो डिलीट नहीं करते हैं, चेतावनी तक नहीं देते हैं, उसमें दखल देते हैं, ये जो आरोप लगाया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में, बड़ा गंभीर आरोप है। देखिए, ये आरोप दोनों तरफ की पार्टियां और कई पत्रकार लगाते रहे हैं और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इसका जो वेरीफाई करने का एक ही तरीका है कि जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स हैं वो जनता के सामने रखी जाए, या किसी पार्लियामेंट्री कमेटी या जो भी आप मतलब एक परमानेंट मैकेनिज्म हो उसके, या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, उसके सामने रखी जाए। और उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी अगर नेता के ऊपर जो वेरीफाइड अकाउंट है उसके ऊपर हेट स्पीच का, फेक न्यूज की कंप्लेंट आई है तो वो भी जनता के सामने रखी जाए। उसके ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है और क्या एक्शन लिया जा रहा है वो भी जनता के सामने बताया जाए। ठीक है, लेकिन एक आरोप और लगा जितेन, आरोप वो लगाए कि जो फेसबुक में काम करने वाले लोग हैं उनके कहीं ना कहीं लीनिंग्स जो हैं, आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स, वो किसी न किसी एक पार्टी के साथ जुड़ी हैं। ये भी एक कई फैक्टर काम करता है, आपको लगता है? देखिए, हर आदमी तो हिंदुस्तान में वोट डालता है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, और ये हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति का किसी पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी के प्रति झुकाव ना हो। दिल पे हाथ रख के कि ये हम सभी का होगा।
मगर क्या आपका वो राजनीतिक विचार, आपकी राजनीतिक विचारधारा, क्या आपके प्रोफेशनल बिहेवियर को, आपके काम को अफेक्ट करती है? बड़ा सवाल है। तो जो फेसबुक की कंपनी पॉलिसी है, जो इंस्टाग्राम के, ट्विटर की कंपनी पॉलिसी है, अगर उसके बाहर जाकर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जितेंद्र जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रणव जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो आरोप लगाया गया राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से जेपीसी की मांग की गई है, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि कोई जेपीसी वगैरह की जरूरत नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप फेसबुक के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो आप ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ क्या हुआ था, कांग्रेस के साथ उसके रिश्ते पाए गए थे, सीबीआई ने मामला भी दर्ज किया, इस मामले में जांच भी हो रही है। अखिलेश जी, मुझे नहीं लगता। इसके विपरीत आप देखें, कल जो हमारे चेयरमैन हैं संदीप सुरजेवाला जी ने, उन्होंने खुद आईटी मिनिस्टर को टैग करके और उनसे कहा, उनको चुनौती दी कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। उल्टा आरोप बीजेपी पर है कि आपने 2012 से ब्रिटिश एनालिटिकल, उसके अलावा एचसीएल और एक और कंपनी ओआईए, उनके साथ इनके संबंध थे और उन्होंने बिहार, झारखंड, हरियाणा, कई ऐसे राज्य हैं जहां और मिशन 272 के लिए जो है उनका इस्तेमाल किया। ये तो पुरानी बात हो गई और ये चुनौती आज भी है कि अगर हमने गलती की है तो आप जेपीसी लाइए और साथ में जो हमारे आरोप हैं दोनों की जांच करवाइए, अगर आप बिल्कुल निर्दोष है तो। जहां तक बात है मौजूदा दिक्कत की, वो ये है कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सरकार, एक व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री बनता है लोकतांत्रिक तरीके से और उस प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने के लिए उसी लोकतंत्र का गला घोट रहा है। ये कहाँ होता है लोकतंत्र में? आप ये बताएं कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसकी टांग तोड़ी जा रही है और वो भी किसके आरोप, किसके प्रभाव से? पैसे के प्रभाव से। आप ये कह रहे हैं कि आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट जो है, जिस बीजेपी विधायक के बारे में आरोप है, उनका ये कहना है कि ये तो उनका अकाउंट है ही नहीं फेसबुक का। ऐसे 4 अकाउंट हैं। आप ये देखिए, ये तो जांच की विषय है ना। और आप ये बताएं कि इस समय जब आप जो साक्ष्य साफ होता है उसको झुठला दिया जाता है, जहां जो आरोप होता है तय होने वाला है उसके पहले जो जांच अधिकारी को बदल दिया जाता है, ये बातें तो जांच की बात है। अखिलेश जी, हम और आप जानते हैं कि एक विधायक तेलंगाना का राजा सिंह, उसके अलावा 3 और ऐसे लोग हैं और इसके तमाम प्रमाण है कि आप चुनाव से देखें 2018 के पहले जो असम के दंगे हो या बिहार के दंगे हो या ये अभी बेंगलोर का दंगा जो है, ये वहां की सरकार है, भाजपा की सरकार, उनके पास 4 घंटे थे कि वो फेसबुक के ऊपर कार्रवाई करके और पोस्ट को डिलीट कर देता। आप ये देखें, जिस WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल की हम बात कर रहे हैं, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये बहुत गंभीर बात आपने कही है प्रणव जी, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि इन पोस्ट की वजह से, जो भड़काऊ पोस्ट होती है, किस तरह से माहौल खराब होता है, तनाव होता है और जान भी जाती है। हमने बेंगलुरु में भी देखा है। आखिर में जाते आते जितेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत अब नहीं है? कांग्रेस बीजेपी की बात तो अलग है, लेकिन जिस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर यह आरोप लगता है, फेसबुक पोस्ट के कारण इस तरह का तनाव फैल जाता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, देखिए, एक अकाउंटेबिलिटी यहाँ की सरकार है, यहाँ के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन हो उसके प्रति हो और वो जवाबदेही जो भी हो वो ट्रांसपेरेंटली जनता के सामने भी रखी जाए। मगर कांग्रेस ये कहे कि हम दूध के धुले हैं। आप ही की जो नेशनल एक जमाने में स्पोक्समैन थी, आईटी सेल की हेड थी रम्या, वो कहती थी आप 2-2, 3-3 अकाउंट बनाइए। तो कांग्रेस कोई दूध के धुले नहीं, आप भी हजारों करोड़ सोशल मीडिया पे यही जाहिर करने के लिए, फैलाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो पर आप फेसबुक का पिछले चुनाव से पहले 1 महीने पहले आप एक विज्ञप्ति देखिए, करीबन 1,500 बीजेपी रिलेटेड पेज हटाए गए थे और करीबन 1500 कांग्रेस के पेज हटाए गए थे और ये कहा गया था कि इनके आईटी सेल फर्जी तरीके से ये पेज प्रॉक्सी आइडेंटिटीज के थ्रू चला रहे थे। तो ये जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग का दायरा है, ये रैलियों में किराए की तरह जुड़ने वाली भीड़ की तरह है। खाली पॉलिटिकल पार्टी इसका इस्तेमाल करती है। तो कांग्रेस यहाँ पे दूध की धुली ना बने। हमारी जो जनता है और हमारे तो हम एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो है कि हम जनता के बीच में विश्वास और लार्जर ट्रांसपेरेंसी कैसे पैदा करें। और शुक्रिया आपको जितने इस तमाम जानकारी के लिए। प्रणव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभी हमारे पास कम है, लेकिन ये ऐसा विषय, इस पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। नीट और जेईई की परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। कोरोना संकट के चलते परीक्षा टालने की याचिका दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। आपको बताया कि 11 राज्यों के 11 छात्रों ने परीक्षा टालने की याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना तो 1 साल और भी रह सकता है, क्या आप तब तक इंतजार करेंगे? यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। उसने ये भी पूछा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद
होने दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा को खोला जाना चाहिए, ये सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ने का समय है। 1 से 6 सितंबर तक जेईई और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी।